गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी वर्कशीट नंबर 40 है। ये सोशल साइंस की। डेट 6 अक्टूबर 2020। और आज की आपकी जो ये वर्कशीट है, ये इसमें नई बुक लोकतांत्रिक राजनीति का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, संस्थाओं का कामकाज। ठीक है, जिसमें आप सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद अपने शिक्षक का नाम लिखेंगे। संस्थाओं का कामकाज, जैसे कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि हमारे देश में जो कानूनी प्रक्रिया है या हमारे देश में जो सरकार है वो किस तरह से काम करती है, इस चैप्टर में वही आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। जितनी भी हमारी सरकारी मशीनरी है वो किस तरीके से काम कर रही है। आज की जो हमारी वर्कशीट है वो कार्यपत्रिका 40 है और इसकी जो हमारी मेन हेडिंग है वो है नीतिगत फैसलों की प्रक्रिया, यानी कि हमारे देश में जो फैसले लिए जाते हैं उसकी क्या प्रक्रिया होती है। आइए इसको शुरू करते हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को केंद्र या संघ की सरकार कहा जाता है और केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों में मुख्य भूमिका निभाने वाली कुछ संस्थाएं हैं। ठीक है, हमारे देश में 3 स्तरों पर सरकार है। जो पहला स्तर है वो है केंद्र या संघ सरकार, जो दूसरा स्तर है वो है राज्य सरकार और जो तीसरा स्तर है वो है हमारा लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, जिसमें हमारा पंचायती राज व्यवस्था आती है और नगर पालिका और नगर निगम। तो इसमें हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वह है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार क्या होती है? वह सरकार जो कानून पूरे देश के लिए बनाती है, यानी कि जो वो कानून बनाती है वो पूरे देश में सभी पर लागू होते हैं। ठीक है, तो हमारी संस्थाएं जो हैं वो 3 हैं। पहली है विधायिका, यानी कि जो कानून बनाते हैं। दूसरा है कार्यपालिका, यानी कि जो कानून का पालन करवाती है। और तीसरी है न्यायपालिका, जो कानून की सही समीक्षा करती है। ठीक है, न्यायपालिका क्या करती है? जो कानून बनता है वो उसको चेक करती है कि वो हमारे संविधान के अनुसार है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी 3 संस्थाएं हैं। पहली है विधायिका, दूसरी है कार्यपालिका और तीसरी है न्यायपालिका। अब सबसे पहली बात, हम इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि राजनीतिक संस्थाओं की आखिर हमें आवश्यकता है क्यों। ठीक है, ये जो संस्थाएं हैं इनकी हमें आवश्यकता क्यों है, तो इसका आइए कुछ कारण देखते हैं। सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा। ठीक है, सरकार पर एक जिम्मेदारी है कि उसे अपने नागरिकों की सुरक्षा करनी है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं आदि मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उसके देश में जितने भी नागरिक हैं वे उनको सुरक्षा प्रदान करे, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उनको प्रोवाइड कराए ताकि सभी नागरिकों का विकास हो सके। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। वह कर यानी कि टैक्स इकट्ठा करके सेना, पुलिस तथा विकास कार्यों पर खर्च करती है। ठीक है, तो सरकार हमसे क्या लेती है? कर लेती है। उस कर को वो कहाँ इस्तेमाल करती है? सेना, पुलिस या विकास के कार्यों में उनको लगाती है। जो भी हम कर क्या होता है? जो भी हमारा इनकम से पैसा कटता है, जो हम सरकार को देते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट कटता है। उसी तरह हमारे जितना भी हम सामान खरीदते हैं या हम कहीं भी जाते हैं, हम कोई सिनेमा हॉल में जा रहे हैं, हम किसी रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हैं, तो हम उन सभी चीज़ों पर क्या देते हैं? कर देते हैं। तो सरकार जितना भी कर जमा करती है वह उसको हमारे विकास कार्यों पर खर्च करती है। इस तरह के कामों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये काम कौन करती हैं? संस्थाएं करती हैं, ताकि लोकतंत्र ठीक से काम कर सके और बड़े फैसले लेने में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल हो सकें। ठीक है, अब सरकार ने अपनी डिफरेंट संस्थाएं बना रखी हैं इन कामों को करने के लिए, ताकि क्योंकि एक ही व्यक्ति बहुत सारा काम नहीं कर सकता, तो उन्होंने काम बांट रखा है जिससे देश में लोकतंत्र ठीक से चल सके और जितने भी बड़े फैसले लिए जाते हैं देश में वे हमारे प्रमुख अधिकारी द्वारा लिए जाएं, ताकि उसमें पूरे देश का हित शामिल हो। ठीक है, अब जो हमने हमारी 3 संस्थाएं पढ़ी थी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो देखते हैं कि इन जो जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें निर्णय लेने वाले प्रमुख अधिकारी कौन कौन हैं। तो सबसे पहले हमारे कौन है? राष्ट्रपति।
जो कि औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति होते हैं वो हमारे देश के सबसे सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। ठीक है, वही हमारे देश के सबसे पहले नागरिक भी होते हैं। ठीक है, सबसे पहला नागरिक कौन है हमारे देश के? राष्ट्रपति। और इसके अलावा जितनी भी हमारी सेनाएं हैं, स्थल सेना, वायु सेना, जल सेना, जितनी भी हमारी सेनाएं हैं उन सभी के कमांडर भी हमारे राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे देश के सबसे बड़े अधिकारी हैं। हमारे देश में जितने भी कानून बनते हैं, जितने भी कानूनों को पास किया जाना होता है, वे सभी राष्ट्रपति द्वारा होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना कोई भी कानून पास नहीं हो सकता। तो सबसे बड़े अधिकारी कौन हुए? राष्ट्रपति। उसके बाद आते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करते हैं। ठीक है, जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, जितने भी अधिकार होते हैं उनका इस्तेमाल कौन करते हैं? हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री, देखो प्रधानमंत्री अकेले तो पूरे देश को नहीं चला सकते, उन्हें भी अपनी पूरी एक टीम चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, वो अलग अलग विभागों के अलग अलग मंत्री बनाते हैं। जैसे शिक्षा मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हो गए, हमारे गृह मंत्री हो गए। तो अलग अलग विभागों के अलग अलग मंत्री होते हैं। तो कौन से मंत्री रखने हैं इसकी सिफारिश प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से करते हैं, और राष्ट्रपति जो है वो उनकी सिफारिश पे उन लोगों की नियुक्ति करते हैं। यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो अपना मंत्रिमंडल खुद चुन रहे हैं, यानी कि जिन लोगों के साथ उनको काम करना है वे राष्ट्रपति को बता रहे हैं, और राष्ट्रपति उन लोगों की नियुक्ति कर रहे हैं उनको शपथ दिलाकर। और प्रधानमंत्री ही हमारी जो सदन है उसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो सबसे मेन जो कौन होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे आती है हमारी संसद। इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर बनती है। संसद में 3 अंग होते हैं संसद के, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, इन दोनों में। और राष्ट्रपति क्यों संसद में शामिल है? क्योंकि जब भी कोई कानून पास होता है लोकसभा और राज्यसभा से, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है साइन होने के लिए। राष्ट्रपति के साइन होने के बाद ही कोई भी कानून पूरी तरह से लागू हो पाता है। इसलिए राष्ट्रपति भी हमारे संसद का एक अंग है। राष्ट्रपति दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता, फिर भी संसद के फैसले इनकी मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। ठीक है, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो ना तो लोकसभा के सदस्य हैं और ना ही राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन कोई भी जो कानून है या संसद के कोई भी फैसले को मंजूरी तभी मिलती है जब वो इस पर साइन करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया हमारे संस्थाओं में प्रमुख अधिकारी कौन है? सबसे पहले है राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद है प्रधानमंत्री, क्योंकि वो पूरे मंत्रिमंडल के अध्यक्ष हैं और सारी की सारी जितने भी फैसले जो लेने हैं और जितने भी उनको निर्णय लेने हैं वे सभी प्रधानमंत्री द्वारा ही इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, उनके द्वारा ही, उनके मंत्रियों द्वारा लिए जाते हैं। और जो तीसरा है वो है संसद, जिसमें हमारे दोनों सदन आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और हमारे राष्ट्रपति आते हैं। क्योंकि राज्यसभा लोकसभा जो भी बिल को पास करते हैं या जो भी कानून को आगे बढ़ाते हैं वे राष्ट्रपति द्वारा ही साइन किया जाता है और तभी वे कानून लागू होता है। अब यहाँ पर हमारे जो 2 सदन हैं, लोकसभा बनाम राज्यसभा, तो अब इसमें हम ये देखते हैं कि किसके पास पावर ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारे संविधान में राज्यसभा को राज्यों के संबंध में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, राज्यसभा को जितने भी राज्य हैं उनके संबंध में अधिकार हैं, लेकिन अन्य अधिकतर मामलों में सर्वोच्च अधिकार किसके पास है? लोकसभा के पास है। ठीक है, आइए देखें कैसे। अब लोकसभा जो होती है वो क्या होती है? जब भी हम वोट देते हैं, हर 5 साल बाद हमारे देश में चुनाव होता है। ठीक है, तो जब हम वोट देते हैं तो हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, ये आप अपने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं। तो जो हमारे प्रतिनिधि हम चुनते हैं, ठीक है, और जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वे सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं मेनली। ठीक है, क्योंकि जिसको हमने वोट दिया है वो जाके कहाँ पर बैठेंगे? लोकसभा में। ठीक है, तो लोकसभा में टोटल कितनी सीट्स होती हैं? 543। 543 सीट्स के लिए हम वोटिंग करते हैं और प्लस 2 इसमें होती हैं जो मनोनीत होती हैं राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है,
तो जितनी भी हमारी लोकसभा की सीटें हैं उन पे हमारा पूरा मंत्रिमंडल होता है। तो अब देखते हैं लोकसभा के पास ज़्यादा पहली चीज़ तो लोकसभा के पास ज़्यादा पावर यहीं से हमें दिख जाती है, क्योंकि लोकसभा में जितने भी लोग हमारे प्रतिनिधि बन के बैठे हैं उनको खुद हमने वोट देकर चुना है, ठीक है। तो यहीं से हमें पता चलता है कि लोकसभा के पास ज़्यादा पावर्स हैं। तो आइए अब इसमें क्या लिखा है देखते हैं। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने में दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद होता है तो लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई कानून बन रहा है, दोनों सदनों में कानून पेश किया गया कि हम ये कानून बनाया जाएगा, लेकिन मान लो कोई मतभेद है कि लोकसभा तो मान रही है उस कानून के लिए लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य हैं वे नहीं मान रहे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या पैदा हो गया, मतभेद हो गया। तो जब मतभेद होता है तो लोकसभा के जो सदस्यों का जो कहना होता है वही ज़्यादातर माना जाता है, वही ज़्यादा मान्य होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है, ठीक है। दूसरा क्या है, पैसों के मामले में लोकसभा द्वारा पारित बजट या कानून को राज्यसभा सिर्फ 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है और सुझाव दे सकती है, ठीक है। तो मान लो जो पैसों से रिलेटेड जितने भी हमारे बिल्स होते हैं, जितने भी हमारे कानून मनी से रिलेटेड हैं, वो राज्यसभा तक जब जाते हैं तो राज्यसभा उनको अपने पास सिर्फ और सिर्फ कितने दिन के लिए रख सकती है, 14 दिन के लिए। उससे ऊपर राज्यसभा ऐसे बिल्स को अपने पास नहीं रख सकती, ठीक है। तो 14 दिनों बाद भी वो सिर्फ सुझाव दे सकती है, जबकि लोकसभा के को अधिकार है कि वो उन सुझावों को माने या ना माने, ठीक है। 14 दिनों तक अपने पास रखने के बाद मैक्सिमम अगर राज्यसभा कोई सुझाव देना चाहती है तो वो दे सकती है कि उन्हें कोई चीज़ अगर ठीक नहीं लग रही है, वो किसी चीज़ में चेंजेस चाहते हैं तो वो बता सकते हैं। लेकिन फाइनली लोकसभा के मेंबर्स ही डिसाइड करते हैं कि उन सुझावों को मानना है या नहीं मानना है। अगर वो चाहे तो उन सुझावों को माने, चाहे तो ना माने, मतलब उन पे बाध्य नहीं है कि वो उनके सुझावों को माने ही माने। तो यहाँ पे भी हमें दिखता है कि राज्यसभा के पास जो पावर्स हैं वो कम है, क्योंकि जो वो सिर्फ एक सुझाव ही तो दे पा रहे हैं, वो उसमें कोई चेंजेस तो नहीं कर पा रहे हैं। और इसके अलावा वो 14 दिन से ज़्यादा अपने पास रख भी नहीं सकते बिल को। अगर 14 दिन के बाद वो रखते भी हैं तो यही माना जाएगा कि वो इससे अग्री कर रहे हैं, ठीक है। वो उनके पास इसके अलावा कोई पावर नहीं है कि वो इस पर से सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोकसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है, ठीक है। जितने भी हमारे मंत्री हैं उनको कौन नियंत्रित करता है, लोकसभा करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हुआ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रधानमंत्री जो होते हैं वे लोकसभा के मेंबर होते हैं, वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, क्योंकि लोकसभा में हम लोग खुद वोट देकर चुन रहे हैं। तो अगर हमारे प्रधानमंत्री हमारे द्वारा ही चुने हुए नहीं होंगे तो फिर हमारे जो वोट दे रहे हैं हम उसका हमें वैल्यू ज़्यादा नहीं लगेगी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ही हमारे वोट दिए हुए नहीं हैं। तो इसलिए हमेशा जो प्रधानमंत्री होते हैं वे लोकसभा के सदस्य होने बहुत ज़रूरी है। लोकसभा के उन्होंने सीट जीती होनी चाहिए, ठीक है। लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य यह कह दें कि उनको मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को पद छोड़ना पड़ता है, ठीक है। अगर लोकसभा में जैसे टोटल 545 मेंबर्स हैं तो उसमें से अगर आधे से ज़्यादा लोग ये कह दें कि हमें जो सरकार इस समय चल रही है हमें उस पर विश्वास नहीं है, और ये चीज़ हमारे लोकसभा में साबित भी हो जाए कि हाँ लोग इस चीज़ को मान रहे हैं कि वो उस पर विश्वास नहीं है, तो प्रधानमंत्री सहित उनका जितना भी पूरा मंत्रिमंडल है उसको अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हमें दिखाई देता है कि लोकसभा के पास कितनी ज़्यादा पावर है। अब ये काम राज्यसभा में नहीं हो सकता, ठीक है। राज्यसभा को ये अधिकार प्राप्त नहीं है, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को प्राप्त है। तो यहाँ पे हमें दिखता है कि लोकसभा के पास ज़्यादा पावर्स हैं। पहली चीज़ ये है कि मतभेद की स्थिति में लोकसभा की बात मानी जाएगी। दूसरी चीज़ है कि जितने भी जो मनी बिल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, वो राज्यसभा में आप उनको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। और उसके बावजूद भी अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आप राज्यसभा में भेजना तो है ही है, लेकिन राज्यसभा सिर्फ 14 दिन के लिए उनको अपने पास रख सकती है और सिर्फ अपने सुझाव दे सकती है। और ये लोकसभा के ऊपर है कि वो उन सुझावों को माने या ना माने। और तीसरा क्या है कि मंत्री परिषद को नियंत्रित कौन करता है, लोकसभा। हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं वे लोकसभा के सदस्य होने ज़रूरी हैं। और उसके अलावा कि अगर कोई
आधे से ज़्यादा मंत्रियों को लगता है कि फ़िलहाल जो सरकार काम कर रही है उस पर उनको विश्वास नहीं है और ये बात सदन में साबित हो जाती है, तो प्रधानमंत्री सहित उनके पूरे मंत्रिपरिषद को पद छोड़ना पड़ता है और ये सभी अधिकार राज्यसभा के पास नहीं है। तो यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि लोकसभा के पास राज्यसभा से ज़्यादा पावर्स होती हैं। ठीक है, आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। प्रश्न 1, देश की केंद्र सरकार से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख संस्थाओं के नाम बताओ। तो उत्तर क्या है इसका? हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को केंद्र सरकार या संघ की सरकार कहा जाता है। ठीक है, जो पूरे देश के लिए कार्य कर रही है। केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों में मुख्य भूमिका निभाने वाली संस्थाएं निम्न हैं। पहली है विधायिका यानी कि कानून बनाने वाली संस्था। दूसरी है कार्यपालिका, कानून का पालन कराने वाली संस्था। और तीसरी है न्यायपालिका, कानून की सही समीक्षा करने वाली संस्था। क्वेश्चन नंबर 2, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है? सिंपल है, देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है। सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी होती है। वह कर इकट्ठा करके सेना, पुलिस तथा विकास कार्यों पर खर्च करती है। इस तरह के सभी काम विभिन्न संस्थाओं द्वारा करवाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए संस्थाओं की आवश्यकता है क्योंकि जितने भी काम हैं हमारे देश को सही से चलाने के लिए, हमारे नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, विकास कार्य करने के लिए, तो वे सभी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक है, कोई एक व्यक्ति सभी कार्य तो नहीं कर सकता, तो इसलिए हमें राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 3, संस्थाओं के प्रमुख निर्णय लेने में कौन कौन अपनी भूमिका निभाते हैं? तो इसका उत्तर अभी हमने पीछे भी देखा था। सबसे पहले कौन होते हैं? राष्ट्रपति। औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़े अधिकारी राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, दूसरे हैं हमारे प्रधानमंत्री। सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री करते हैं तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं। ठीक है, तो जितने भी कार्य हैं, उनके जितने भी राजनीतिक अधिकार हैं, उनका सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छे से इस्तेमाल कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री जी और उनका पूरा मंत्रिमंडल। तीसरा है संसद। राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा को मिलाकर संसद बनती है। राष्ट्रपति दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता, परंतु फिर भी संसद के फैसले इनकी मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। ठीक है, जितने भी संसद के फैसले हैं वे किसकी मंजूरी के बाद लागू हो रहे हैं? राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद। क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है? हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में कुछ अधिकार प्राप्त है, यानी कि हमारे संविधान में राज्यसभा को, परंतु अधिकतर मामलों में सर्वोच्च अधिकार किसके पास है? लोकसभा के पास है। किसी भी, जैसे फर्स्ट है, किसी भी सामान्य कानून को पारित करने में दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद होता है तो लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलती है। दूसरा पॉइंट, लोकसभा द्वारा पारित बजट या कानून को राज्यसभा सिर्फ 14 दिनों के तक अपने पास रख सकती है और सुझाव दे सकती है, जबकि लोकसभा को ये पूरा अधिकार है कि वह उनके सुझावों को माने या ना माने। थर्ड पॉइंट, सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हुआ हो, जबकि राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई देता है कि हमारी संस्थाएं 3 हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, उसमें हमारे जो हमारे वर्किंग हैं, जो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है राष्ट्रपति जी, उसके बाद प्रधानमंत्री और उसके बाद हमारी संसद। और संसद में भी हमारे जो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें से ज़्यादा अधिकार किसके पास है? लोकसभा के पास, क्योंकि लोकसभा में ही हमारे चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं। ठीक है, तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी। आप सभी, आई होप आप सभी को समझ आ गई होगी और आप आज ही अपनी वर्कशीट के आंसर्स लिख के अपने टीचर्स को भेज देंगे। धन्यवाद।